हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऊष्मा और ताप। जो हम परसों हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था ऊष्मा और ताप, उसको आज आगे देखेंगे। कल छोटी दीपावली थी, तो आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं छोटी दीपावली का। आई होप आप लोगों ने अपना फेस्टिवल बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो आज हम वापस पढ़ाई पे आते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरा फेवरेट पार्ट तो फेस्टिवल में होता है, जो अच्छे अच्छे खाने को बनता है ना, वो मेरा फेवरेट पार्ट होता है फेस्टिवल में। आप लोग बताइए कमेंट करके आपको क्या अच्छा लगता है फेस्टिवल में, ठीक है। तो हम कल क्या देखे थे, हम लोग कल देखे थे कि ऊष्मा मतलब कैसे उत्पन्न होता है। जैसे कि कोई भी पदार्थ है ना, कोई भी पदार्थ के जो कण होते हैं, जो जब आपस में जब गति करते हैं तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते थे, ऊष्मा कहते थे। और ऊष्मा का माप क्या होता है, ताप होता है। ताप को हम कितने प्रकार से नाप सकते हैं, सेल्सियस में नाप सकते हैं, केल्विन में नाप सकते हैं, र्यूमर में नाप सकते हैं और फ़ारेनहाइट में नाप सकते हैं। इतना हम देखे थे, ठीक है। उसके बाद क्या आया कि हम किसी भी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो उसमें कैसे प्रसार होता है, उसमें ऊष्मीय प्रसार होता है। और ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार का होता है, तो ऊष्मीय प्रसार जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, रेखीय ऊष्मीय प्रसार और आयतन ऊष्मीय प्रसार और क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार, ठीक है। तो रेखीय ऊष्मा जो रेखीय आयतन जो रेखीय प्रसार था, जो रेखीय प्रसार था उसको हम अल्फा से दर्शाते हैं, और जो क्षेत्रीय प्रसार था उसको हम बीटा से दर्शाए थे, और जो आयतन प्रसार था उसको हमने गामा से दर्शाया था। और इन सब का अनुपात क्या होता है, 1:2:3 के अनुपात में ये इनके बीच अनुपात होता है, ठीक है। फिर से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। फिर हम लोगों ने ऊष्मा का संचरण देखा था कि ऊष्मा का संचरण कितने प्रकार से होता है। तो ऊष्मा का संचरण हमने देखा था कि हमने 5 प्रकार से देखा था। पहला था चालन, दूसरा था चालन, संवहन और विकिरण। उसके बाद देखे थे हम वाष्पन और अभिवहन, ठीक। तो चालन में क्या होता है, चालन में जो जो चालन विधि के चारों जो ऊष्मा क्या होता है, संचरण होता है, वो केवल ठोस में होता है। इसलिए इसका परिभाषा कैसा है कि इसमें जो ठोस जो माध्यम है, जो इसमें चालन विधि से जो ऊष्मा का संवहन हो रहा है, संचरण हो रहा है, उसमें क्या होता है, जो माध्यम है उसके कण अपने स्थान नहीं बदलते बल्कि ऊष्मा का ट्रांसफर करते हैं। माध्यम के कण अपना स्थान नहीं बदलते बल्कि क्या करते हैं, ऊष्मा को ही ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और जो संवहन विधि होती है उसमें क्या होता है, उसमें माध्यम के कण अपना स्थान बदलते हैं। ये विधि किसमें देखने मिलती है, संवहन विधि, ये देखने को मिलता है हमको द्रव में, ठीक है। विकिरण विधि क्या है, विकिरण विधि में माध्यम के कणों की आवश्यकता ही नहीं होती, इसमें ऊष्मा स्वयं संचरित होती है विकिरण के रूप में, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, ठीक। ये हम देख लिए थे। उसके बाद क्या देखे थे, उसके बाद हम देखे थे कि तापमापी देखे थे, ठीक है। तो तापमापी हम लोगों ने देखा द्रव, ठोस, ये देखे थे। द्रव में हम किस प्रकार के तापमापी का यूज करते हैं, द्रव में हम जनरली पारा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो ठंडा प्रदेश होता है वहाँ एल्कोहल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो पारा होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जम जाता है, और जो एल्कोहल होता है -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, हम उपयोग करते हैं, क्या कहते हैं, ठंडे प्रदेशों में एल्कोहलों का। और जो पारा होता है वो 367 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मतलब क्या कर सकता है, नाप सकता है, ठीक। और इसका उपयोग करने का कारण क्या है, ये अपारदर्शी है, ये कांच में चिपकता नहीं है, और ताप मिलने पर मतलब उसमें का अच्छा क्या होता है, ये सुचालक होता है, वाष्पशील नहीं होता है। वाष्पशील मतलब किसी चीज़ को गर्म करने पर वो क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है, मतलब वो वाष्पशील है। लेकिन ये क्या है, वाष्पशील नहीं है। लेकिन अगर ये वाष्पशील रहेगा तो जैसे ही गर्म होगा भाप बन के उड़ जाएगा, और हम देखते रह जाएंगे कि मतलब तापमान कितना बढ़ा है, ठीक है। ये मतलब ये कुछ कारण है कि हम पारे का उपयोग करते हैं, ठीक है। और इधर देखते हैं हम गैसीय तापमापी में देखते हैं, ठीक है। तो गैसीय तापमापी में क्या होता है, उसमें हम हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन से हम -200 से 500 तक का टेम्परेचर देख सकते हैं, और नाइट्रोजन से हम -200 से 600 तक। अब आता है ठोस तापमापी। ठोस तापमापी हम देखते हैं प्लेटिनम। जो प्लेटिनम होता है वो लगभग 1200 मतलब सेल्सियस तक का तापमान माप लेता है। हवाई जहाज का जो इंजन होता है उसका टेम्परेचर हम इसी से नापते हैं, ठीक। अब इसके बाद कौन सा आया, इसके बाद आया ताप युग्म। ये एल्युमिनियम और तांबे से मिलकर बना होता है, ठीक है। एल्युमिनियम और तांबे से मिलकर बना होता है, इसलिए बोलते हैं इसको ताप युग्म।
ये 1600 सेल्सियस तक के क्या करता है, तापमान माप सकता है। उसके बाद उत्तापमापी पायरोमीटर, ये मिनिमम कितना माप सकता है, ये मिनिमम माप सकता है 800 सेल्सियस तक, और मैक्सिमम कितना मतलब मापता है, मैक्सिमम अनंत तक ताप को माप सकता है। कौन, पायरोमीटर। और इसके लिए इसको क्या है, ताप को मापने के लिए इसको वस्तु के संपर्क में रखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर उस वस्तु से मतलब विकिरण निकल रहा है, वो अपने आप क्या करता है, उसको माप लेता है। ठीक, कौन, पायरोमीटर। और किसी भी वस्तु मतलब पायरोमीटर से किसी भी वस्तु का तापमान मापने के लिए उस वस्तु का तापमान मिनिमम 800 तो होना ही चाहिए, तभी पायरोमीटर से क्या होगा, हम ताप माप सकते हैं। ठीक, और हम लोगों ने क्या किया था, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर में संबंध स्थापित किया था, उसके कुछ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे थे। ठीक, ये कल इतना हम देखे थे, उसका हम थोड़ा हल्का ब्रीफ ले लिए कि हम कल क्या देखे थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे एक आइडियल हमको एटमॉस्फेयर चाहिए। आइडियल एटमॉस्फेयर के लिए जो ह्यूमिडिटी होती है, जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, वो होती है 60%। कितनी होती है, 60%। ठीक, और जो रूम का आइडियल जो क्या कहा जाए, तापमान कहा जाए, आइडियल तापमान कितना रहेगा, आइडियल टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल टेम्परेचर बोलेंगे तो वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो हमारा आइडियल टेम्परेचर है वो कितना रहता है, मतलब आइडियल टेम्परेचर जो हम बोलेंगे वो कितना रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आर्द्रता 60% और जो टेम्परेचर रहना चाहिए रूम का आइडियल में, तो वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और जो वायु की गति होनी चाहिए वो है 2 मीटर प्रति मिनट। ठीक, ये क्या है, एक आइडियल एटमॉस्फेयर के लिए क्या रहना चाहिए, एक कंडीशन है कि ये सब उसमें होना चाहिए। मतलब ये जब ये मतलब क्या कहा जाए, ये तापमान, ये हवा की गति और ये नमी जहाँ पर रहेगा वहाँ पर इंसान एकदम रिलैक्स रहेगा, मतलब ना उसको गर्मी लगेगा ना ही उसको ठंडा लगेगा, एकदम नॉर्मल लगेगा। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, आइडियल एटमॉस्फेयर के लिए कंडीशन है। ठीक है, तो ये सब तीनों को कौन मेंटेन करके रखता है, मतलब जैसे कि आर्द्रता हो गया, टेम्परेचर हो गया, और जो विंड हवा की गति हो गई, इन तीनों को एसी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। कौन मेंटेन करके रखता है, एसी। ठीक, और जो कूलर होता है वो केवल ताप और आर्द्रता को क्या करता है, मेंटेन करता है, लेकिन हवा के गति को मेंटेन नहीं करता है। और पंखा सिर्फ ताप को क्या करता है, मेंटेन करता है, आर्द्रता और हवा की गति को मेंटेन नहीं करता है। ठीक, ये हो गया। और जैसे कि एक बंद कमरा है, ठीक है, जिसमें खिड़की वड़की सब बंद है, उसमें अगर आप फैन ऑन कर देते हैं तो पहले तो ठीक लगेगा, पहले तो उसका हवा ठीक ठाक लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो हवा हमको गर्म लगने लगेगी, क्योंकि वो हवा जो है, हवा के जो कण है वो आपस में टकरा कर क्या हो जाएंगे, थोड़े गर्म हो जाते हैं और हमको हवा गर्म लगने लगता है। ठीक है, और जैसे कि एक कमरा है तो हम उस कमरे में फ्रिज रखा है, अब उसके दरवाजे को हम खोल देंगे तो कमरा क्या ठंडा होगा कि गर्म होगा, तो कमरा क्या हो जाएगा, कमरा हो जाएगा गर्म। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि ये मान लो फ्रिज है, ठीक है, ये फ्रिज है, ये ऊपर में क्या रहता है, फ्रीजर रहता है। ठीक, एक मिनट, वीडियो चल रहा है कि नहीं मैं चेक कर लेती हूँ, वीडियो चल रहा है। ठीक, ये क्या है, ये मान लो कि ये एक फ्रीजर है। ठीक, और यहाँ हम लोग सब्जी रखते हैं, यहाँ अगर हम कुछ और सामान रखना चाहें, जैसे कि कुछ मीठा वगैरह लाए हैं, तो ये सब हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो क्या हो, ख़राब ना हो, इसलिए हम इसको रखते हैं फ्रिज में। और जो बहुत ज़्यादा ठंडा रखने वाला सामान है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, आइसक्रीम हो गया, उसको हम कहाँ रखते हैं, उसको हम रखते हैं फ्रीजर में। ठीक, तो यहाँ से जो ये सामान रखे हैं उससे जो ऊष्मा निकलती है वो सब उड़ के कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। ठीक है, और ऊपर जाता है और ऊष्मा के रूप में रहता है, जैसे ऊपर गया बर्फ यहाँ जमा रहता है फ्रीजर में, उससे टकराता है और किस में बदल जाता है, नमी में, और यहाँ एक पाइप लगा रहता है, उससे वो निकल जाता है बाहर। ठीक, लेकिन जब हम फ्रिज को खोल देते हैं, ठीक, जब हम फ्रिज को खोल देते हैं तो ये ऊष्मा ऊपर न जाके क्या होती है, बाहर निकलने लगती है। क्या होने लगती है, बाहर निकलने लगती है, और रूम का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, फ्रिज में फ्रीऑन गैस भरा रहता है, यहाँ एक क्या रहता है, पीछे में फ्रिज के पीछे में रहता है एक कंप्रेसर,
जिसमें पंखा लगा रहता है, जो हवा चला, इसमें इससे हवा धीरे धीरे जाता रहता है कहाँ, जो और एक ऐसा नली रहता है, ठीक है, ऐसे पतला 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 ऐसे नली बना रहता है, उसमें ये जाता है ये हवा, और वो जाके इसमें टकराता है फ्रीऑन गैस से। फ्रीऑन गैस से टकरा के फिर ये ठंडा होता है, फिर ठंडा होकर ये फ्रिज में जाता है। उससे इस सिद्धांत से ये फ्रिज कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फ्रिज किस सिद्धांत पर कार्य करता है बोलेंगे तो संवहन। संवहन क्या है, माध्यम के जो कार्य स्थान बदलते हैं वो है, ठीक है। ये हो गया। पृथ्वी का तापमान कितना रहता है, मैंने बताया था 15 डिग्री सेल्सियस। रूम का नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहेगा, आइडियल तो देख लीजिए, इतना रहना चाहिए तो हमको अच्छा महसूस होगा, ना हमको ठंडी लगेगी ना गर्मी। लेकिन नॉर्मली रहता है कितना डिग्री, 27 डिग्री सेल्सियस रहता है कितना, रूम का टेम्परेचर, ठीक है। हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना रहता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर अगर हम सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, और फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, तो विशिष्ट ऊष्मा उसे अगर हम किसी वस्तु का तापमान बढ़ाना चाहते हैं तो उसको जो हम ऊष्मा देंगे उसी को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। किसी वस्तु के तापमान को बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यदि किसी वस्तु का विशिष्ट क्या है, विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होगा, यदि किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होगा तो वो ना जल्दी से गर्म होगा और ना ही जल्दी ठंडा होगा, ठीक। किसी वस्तु का यदि विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ज़्यादा है, तो जल्दी से ना गर्म होगा ना ही ठंडा होगा। जैसे कि किरचॉफ नियम में देखे थे कि जो जितना अच्छा अवशोषक होता है उतना अच्छा क्या होता है, उत्सर्जक होता है। जैसे कि हमने उदाहरण के लिए लिया था क्या, रेत लिया था, बालू लिया था। रेगिस्तान देखना, गर्मी में सुबह एकदम तपता रहेगा और रात में वहाँ बहुत ठंड पड़ने लगता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ठीक। ये उसका उदाहरण हुआ। अब देखो, हाइड्रोजन की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, हाइड्रोजन की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। हाइड्रोजन के बाद जल की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, ठीक है। और विशिष्ट ऊष्मा इज इक्वल टू होता है MS डेल टी, ठीक। जहाँ M क्या है, मात्रा है, S क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है, और डेल टी तापमान में परिवर्तन है, ठीक। अब हम देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा, ठीक। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा क्या है, किसी वस्तु के तापमान, किसी वस्तु के तापमान, एक मिनट, किसी वस्तु के तापमान, किसी वस्तु के तापमान को बढ़ाने के लिए जो किसी वस्तु के तापमान को बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। किसी वस्तु के तापमान को बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यदि किसी वस्तु का
विशिष्ट, यदि किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है तो वह जल्दी गर्म नहीं होगा और ना ही जल्दी ठंडा होगा। ठीक, ये हो गया। अब हाइड्रोजन का विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन का विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होता है, इसके बाद हाइड्रोजन का विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होता है, इसके बाद जल का विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होता है। जल का विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होता है। अब विशिष्ट ऊष्मा इज इक्वल टू विशिष्ट ऊष्मा Q इज इक्वल टू MS डेल T होता है। विशिष्ट ऊष्मा Q इज इक्वल टू MS डेल T होता है। तो M इज इक्वल टू क्या होता है, मात्रा। S इज इक्वल टू विशिष्ट ऊष्मा, क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा। और डेल T इज इक्वल टू होता है तापमान में परिवर्तन। क्या होता है, तापमान में परिवर्तन। ठीक, ये हुआ। जल की विशिष्ट ऊष्मा होता है 1। जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा वो कितना होता है, वो होता है 1। ठीक, वो जो बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा होती है, बर्फ की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो होती है 1/2। ठीक, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1, और बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1/2। ठीक, तो यही मैंने समझाया और आपको लिखा भी दिया। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा से संबंधित। क्वेश्चन है, 20 ग्राम जल के तापमान को 55 सेल्सियस से बढ़ाकर 7 सेल्सियस करना है। 20 ग्राम जल के तापमान को 55 सेल्सियस से बढ़ाकर 60 सेल्सियस करने पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास एम का मान क्या दिया है, एम का मान है 20। ठीक, 20, और हमारे पास तापांतर कितना है, और जल बोला है 20 ग्राम जल बोला है। जल का विशिष्ट ऊष्मा मैंने कितना बताया है, 1 होता है। ठीक, और हमको तापांतर निकालना है डेल टी मतलब ताप में अंतर, मतलब
अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस। अब हम जो सूत्र से मान रखते हैं Q इज इक्वल टू एम एस डेल टी। ठीक, तो Q इज इक्वल टू एम क्या है 21, क्या एस क्या है 1 और डेल टी क्या है 5। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा विशिष्ट उसमें क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 40 ग्राम जल के तापमान को 60 सेल्सियस बढ़ाएं। 40 ग्राम जल के तापमान को 60 सेल्सियस बढ़ाने पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर m इक्वल टू है 4 ग्राम। ठीक, और ताप यहाँ पर दिया है डेल टी 60 डिग्री और जल है तो S इक्वल टू 1। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 40 इंटू 1 इंटू 60। तो ये क्या आ जाएगा 6 4 जा 24 और ये आएगा 2400। ठीक, यानी कि 2400 ये आएगा हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है क्या है 10 ग्राम बर्फ के तापमान को 8 सेल्सियस बढ़ाएं तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बना के कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, 10 ग्राम बर्फ के तापमान को 8 सेल्सियस बढ़ाएं तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं गुप्त ऊष्मा क्या होता है। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा किसी भी वस्तु के तापमान को नहीं बढ़ाता है, ये केवल उसके अवस्था में परिवर्तन करता है। ठीक, गुप्त ऊष्मा क्या करता है, गुप्त ऊष्मा किसी भी वस्तु के तापमान को नहीं बढ़ाता है या उसके अवस्था में ही परिवर्तन करता है। अवस्था मतलब यदि कोई ठोस है तो ठोस से द्रव में चेंज हो जाएगा गुप्त ऊष्मा देने पर, यदि कोई द्रव है तो द्रव से गैस में हो जाएगा क्या गुप्त ऊष्मा देने पर। ठीक, तो अब हम इसको उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है, उसको हम भाप में बदलेंगे। ठीक है, गुप्त ऊष्मा ठीक, यह किसी वस्तु के ताप को नहीं बढ़ाता है यह वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है। जो गुप्त ऊष्मा है ये किसी वस्तु के तापमान को नहीं बढ़ाता, यह केवल इसकी अवस्था में परिवर्तन करता है। हम 0 डिग्री सेल्सियस में जो बर्फ है, ठीक है, क्या है
बर्फ है उसे भाप में बदलेंगे। ठीक है, भाप में बदलेंगे। देखते हैं कि गुप्त ऊष्मा कैसे काम करता है इस उदाहरण से। ठीक है, मान लो ये है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये क्या है, एक बर्फ है। ठीक, बर्फ है। अब इसको हम दिए गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा को हम Ln से दर्शाते हैं। ये गुप्त ऊष्मा का क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, या NL भी बोल सकते हैं। ठीक, ये गुप्त ऊष्मा का फार्मूला होता है। हम इसको क्या दिए, गुप्त ऊष्मा दिए। 0 डिग्री सेल्सियस पर ये बर्फ है, इसको हम गुप्त ऊष्मा दिए, तो ये क्या बन जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ये जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जल। ठीक, अब हम इसको देंगे विशिष्ट ऊष्मा। क्या दे रहे हैं इसको, हम विशिष्ट ऊष्मा दे रहे हैं। विशिष्ट ऊष्मा अगर देते हैं तो अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। क्या होता है, उसका ताप बढ़ता है। देखना, ये हो गया विशिष्ट ऊष्मा दिए, तो इसका जो टेम्परेचर था वो कितना हो गया, 100 हो गया, और ये जल का जल ही है। ठीक, अब हम इसको फिर से क्या दे रहे हैं, गुप्त ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक, तो इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 ही रहेगा, और ये क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस से हम बर्फ तक ले गए। यही क्या होगा, मतलब इसी मेथड से हम इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं बर्फ का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है, सॉरी, बर्फ का जो गुप्त ऊष्मा होता है, बर्फ का गुप्त ऊष्मा ये होता है 80 कैलोरी। ठीक, और जो भाप का जो गुप्त ऊष्मा होता है, क्या होता है, भाप का जो गुप्त ऊष्मा होता है उसको होता है 540 कैलोरी। ठीक, क्या होता है, 540 कैलोरी होता है भाप का जो गुप्त ऊष्मा होता है वो। ठीक, और गुप्त ऊष्मा इज इक्वल टू होता है Ln। एल क्या है, एल है गुप्त ऊष्मा, और एम क्या है, एम जो है वो है मात्रा है। जो भी पदार्थ रहेगा, जल रहेगा, बर्फ रहेगा, उसकी मात्रा रहेगा। कौन, एम। जितना भी ग्राम जो रहेगा, जल है 5 ग्राम, तो क्या है, एम इक्वल टू 5 रखेंगे। ठीक है, वस्तु की मात्रा है एम, और एल क्या है, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा मतलब बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितना है, 80 कैलोरी, और भाप की जो गुप्त ऊष्मा है वो कितना है, 540 कैलोरी। ठीक, ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 20 ग्राम बर्फ की गुप्त ऊष्मा ज्ञात करना है। ठीक है, हमको इसको मैं मिटा देती हूँ। बीस ग्राम बर्फ की गुप्त ऊष्मा। ठीक, 20 ग्राम बर्फ की गुप्त ऊष्मा ज्ञात करना है हमको, तो ये हो जाएगा, एम क्या है, 20 है, एल क्या है, गुप्त ऊष्मा को शो करता है, तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा है कितना, 80 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1600 आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, मैं पूरा इसको मिटा ही देती हूँ। ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम बर्फ है, इसे 0 सेल्सियस वाले जल में बदलिए।
20 ग्राम बर्फ है, इसे 0 सेल्सियस वाले जल में क्या करना है, बदलना है। बदलिए, ठीक। तो हमको m इज इक्वल टू क्या दिया है, 20 डिग्री ये दिया है, ठीक। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। जो दिया है 20 डिग्री इसको लिख लिए, बाकी और कुछ नहीं दिखा रहा है इसमें। और क्या बोला है, जल में बदलना है ना, तो पहले इसको जल में बदल लेते हैं। ये देखते हैं -10 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम बर्फ है, ये ना क्या है, बर्फ है। तो ये हो गया क्या, बर्फ, ठीक। अब हम इसको क्या देंगे, हम इसको देंगे विशिष्ट ऊष्मा देंगे, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा दिए तो इसका तापमान -10 डिग्री से गिर के किस में आ गया, 0 डिग्री पे आ गया, और ये अभी बर्फ ही है, ठीक। अब इसको हम दे रहे हैं क्या, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा में ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या बन गया है, जल। हमने क्या किया, पहले विशिष्ट ऊष्मा दिया। विशिष्ट ऊष्मा दिया तो वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु बर्फ का बर्फ है, लेकिन इसके तापमान में बढ़ोतरी हुई, -10 से ये 0 डिग्री तक चला गया, ठीक। अब जब हम इसको गुप्त ऊष्मा दे रहे हैं तो तापमान में कोई क्या है, बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन जो वस्तु की अवस्था है वो बर्फ से किस में चला गया, जल में चला गया, मतलब ठोस से द्रव में चेंज हो गया, क्या, गुप्त ऊष्मा देने पर, ठीक। अब इसका हम मैथमेटिकल सॉल्व करके देखते हैं। पहले हमने क्या दिया है, विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा कितना है, ये है 20, और बर्फ का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो होता है 1/2, बर्फ है ये। और डेल्टी तापमान कितना है, 10 डिग्री, -10 डिग्री है, लेकिन माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। ये कटेगा तो 2 पंचे 10, इधर क्या आ जाएगा, 20 पंचे 100, ठीक। ये हुआ। अब क्या किए हैं, ये तो विशिष्ट ऊष्मा वाला हो गया। अब क्या दिया है, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा में क्या करेंगे, कितना है, इसका मात्रा 20 ग्राम है, और जो बर्फ है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80, ठीक। और दिन 16 या 1600। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के निकालेंगे तो क्या आएगा, कुल गुप्त, मतलब कुल जो क्या है 0 सेल्सियस में बदलना है, तो 0 सेल्सियस में बदलने के लिए कुल कितना ऊष्मा लगा वो हमारे पास आ गया, ठीक है। 1600 + 100 ये है विशिष्ट ऊष्मा, ये गुप्त ऊष्मा निकाले, दोनों को आपस में जोड़े तो हमें -10 डिग्री सेल्सियस से 20 ग्राम बर्फ को इसे 0 सेल्सियस वाले जल में बदलिए, तो इसको हम 0 सेल्सियस वाले जल में बदले तो हमको 1700 ऊष्मा लगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं 10 ग्राम बर्फ जिसका तापमान -15 सेल्सियस है, 10 ग्राम बर्फ जिसका तापमान क्या है, -15 सेल्सियस है, इसे भाप में बदलने के लिए कुल कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, इसे भाप में बदलने के लिए कुल
कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ये क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, 10 ग्राम बर्फ है, ठीक है, जिसका तापमान -15 डिग्री सेल्सियस है। उसको हमको भाप में चेंज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ ये क्या -15 डिग्री सेल्सियस में ये क्या है, ये बर्फ है, ठीक। तो हम इसको क्या देंगे, विशिष्ट ऊष्मा देंगे। क्या दिए हम इसको, विशिष्ट ऊष्मा दिए। तो इसका तापमान क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, लेकिन ये क्या रहेगा, बर्फ ही रहेगा, क्योंकि हम इसको विशिष्ट ऊष्मा दिए हैं, अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। अब हम देंगे इसको गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा देंगे तो ये 0 सेल्सियस में ही क्या रहेगा, जल में बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको फिर से विशिष्ट ऊष्मा देंगे, फिर से विशिष्ट ऊष्मा दिए तो इसका तापमान क्या हुआ, बढ़ा, और ये जल का जल ही रहेगा। फिर इसको हम गुप्त ऊष्मा देंगे, क्या करेंगे, फिर हमको गुप्त ऊष्मा दिए तो इसका तापमान वही रहेगा, लेकिन ये किसमें बदल जाएगा, भाप में। हमको क्वेश्चन में यही बोला है कि 10 ग्राम जो बर्फ है जिसकी तापमान -15 डिग्री सेल्सियस है, इसे भाप में बदलने के लिए कुल कितना ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ये भाप में बदल गया बर्फ से। पहले क्या है, एक लॉजिक हमको याद रखना होगा, मतलब लॉजिक है, इसको समझना होगा कि जो बर्फ और पानी का जो क्या कहा जाए, बर्फ और पानी के बीच का जो एक बिंदु होता है, एक लाइन होता है, वो होता है 0 डिग्री। मतलब 0 डिग्री पर तुरंत पहुंचने के बाद जल बर्फ नहीं बन जाता, थोड़ा समय लगता है। क्या लगता है, 0 डिग्री हुआ, थोड़ा समय लगेगा, ये जल है, ये पानी पहुंच जाएगा 0 डिग्री पर। अब 2 या मतलब क्या कहते हैं, आधे घंटे बाद ये हो सकता है ये बर्फ में बदल जाए, 0 और डिग्री कितना हो, 0 सेल्सियस। मतलब बर्फ और पानी के बीच का जो एक क्या कहते हैं, जो बर्फ का पानी का बर्फ में बदलने के जो एक बिंदु है वो है 0 डिग्री। तो अगर हमको क्या देगा, 0 डिग्री दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर हमको दिया रहेगा 0 डिग्री से, तो हम क्वेश्चन अगर 0 डिग्री से शुरुआत होगा तो हम क्या करेंगे, उसको गुप्त ऊष्मा देंगे LM, क्योंकि 0 डिग्री पर जो जल है वो बर्फ भी रहता है और पानी भी रहेगा। जल जो है बर्फ भी रहेगा और जल भी रहेगा, कौन, 0 डिग्री पर, ठीक है। तभी तो यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री में बर्फ है और 0 डिग्री में क्या हो गया, जल हो गया, ठीक। और जो भाप, वैसी जल और भाप क्या है, जल और भाप के बीच का जो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है, जल किसमें कितने पॉइंट पर बॉइल होने लगता है, तो 100, ठीक। तो क्या तुरंत पूरा पानी में बदल जाता है वो, नहीं। अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। पानी अगर हमारे पास मान लो आधा ग्लास ही पानी है हमारे पास, ठीक है, तो उसको 100 डिग्री तक पहुंच गया है। 100 डिग्री पहुंचने के 20 मिनट बाद पूरा पानी क्या हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, ठीक। लेकिन कुछ समय तक वो क्या रहेगा, जल के फॉर्म में रहेगा, ठीक। वैसे यहाँ पर हो रहा है कि 100 डिग्री पर वो जल में रहेगा, लेकिन भाप में बदलना कुछ मात्रा चालू हो जा रहेगा। लेकिन जब उसका पूरा गुप्त ऊष्मा जितना उसको चाहिए, वो उसको पूरा गुप्त ऊष्मा मिल गया, तो पूरा को पूरा क्या भाप में बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन यदि हमारा 0 डिग्री से चालू होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से चालू होता है, तो हम उसको पहले क्या देंगे, उसको हम देंगे गुप्त ऊष्मा देंगे पहले, ताकि 0 डिग्री पर क्या होता है, हमको तापमान को क्या करना है, बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। 0 डिग्री पर बर्फ भी जमता है, 0 डिग्री पर जल अपने जल अवस्था में भी रहता है, ठीक। जल जो है अपने जल अवस्था में भी रहता है। तो हमको जब 0 डिग्री से क्वेश्चन चालू होगा तो हम उसको गुप्त ऊष्मा पहले देंगे, और क्या लिखेंगे, 0 डिग्री पर बर्फ, और इधर क्या लिखेंगे, 0 डिग्री पर बर्फ ही रहे, मतलब हाँ 0 डिग्री पर जल लिखेंगे। हाँ, जब गुप्त ऊष्मा देंगे तब इधर 0 डिग्री पर बर्फ रहेगा, इधर 0 डिग्री पर क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा, जब हम उसको गुप्त ऊष्मा देंगे तब। लेकिन जब 0 डिग्री से चालू नहीं होगा, ठीक, -10, -15, -30 ऐसा चालू होगा, तो पहले हम उसको विशिष्ट ऊष्मा देंगे, क्योंकि हमको उसके तापमान को क्या करना है, बढ़ाना है।
तब जाके वो किस में आएगा, जल की अवस्था में आएगा। तो जब हमको माइनस में मान दिया रहेगा तो हम उसको पहले क्या देंगे, विशिष्ट उष्मा देंगे, ताकि उसका मान घटे 0 सेल्सियस तक आए और वो जल अवस्था में आ जाए। ठीक है, माइनस में दिया रहेगा तो पहले विशिष्ट उष्मा देके उसको हम क्या करेंगे, उसके तापमान को कम करेंगे, उसके तापमान को बढ़ाएंगे, उसके बाद उसको गुप्त उष्मा देके उसकी अवस्था को चेंज करेंगे। लेकिन हमको अगर 0 डिग्री दिया है तो हम उसको डायरेक्ट क्या देंगे, गुप्त उष्मा देके उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो ये अब इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करते देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम विशिष्ट उष्मा निकाल रहे हैं। विशिष्ट उष्मा Q इक्वल टू क्या है, 10 इंटू विशिष्ट उष्मा वर्ग क्या होता है, 1/2 होता है। और तापमान कितना है यहाँ पर ना। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 पंचे 75 आएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पर हमने गुप्त उष्मा दिया है। गुप्त उष्मा का फार्मूला होता है M इंटू एल, जहाँ M मात्रा होता है और L गुप्त उष्मा। तो यहाँ पर बर्फ का जो गुप्त उष्मा है वो कितना हो जाएगा, ये आ गया 1600। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या देंगे, फिर से हम यहाँ पर विशिष्ट उष्मा दिए हैं तो विशिष्ट उष्मा का हो जाएगा मात्रा कितना है इसका, ये 10 ग्राम है ना, तो ये 800 होगा, सॉरी 10 ग्राम है तो 800 होगा, ये हो जाएगा। जल का विशिष्ट उष्मा कितना होता है, जल का विशिष्ट उष्मा एक होता है और इसका तापमान कितना है, इसका तापमान है 100, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक, फिर इसका गुप्त उष्मा दिए हैं तो गुप्त उष्मा हो जाएगा M इंटू एल, है ना। तो मात्रा कितना है 10, और भाप का जो विशिष्ट उष्मा होता है वो होता है 540, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा कुल उष्मा निकल जाएगा। ठीक, तो कितना आएगा ये, यहाँ लिखते हैं और जोड़ते हैं। ये हुआ, ये हुआ 800, ठीक, सबको जोड़ेंगे इतना आएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। अब मैं जो आपको समझाना चाह रही थी, शायद आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आप थम्स अप का निशान बना देना कमेंट में कि हमको विशेष उष्मा कब लेना है और जो गुप्त उष्मा कब लेना है। उसका कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा समझा रही थी कि दोनों का जो बिंदु पॉइंट है जहाँ पर जल से बर्फ और बर्फ से जल बनता है और भाप से जल से भाप बनने का बिंदु पॉइंट 100, वहाँ पर आपको किस तरह से माइंडसेट रखना है। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, 1 मिनट वीडियो चल रहा है कि नहीं मैं चेक कर लूँ। वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो ठीक, 0 सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ है, इसे वाष्प में बदलिए। ठीक है, ये आप क्वेश्चन नोट कीजिए। 0 सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ है जिसे इसे वाष्प में बदलना है। तो आप इसका निकाल के देखना। ठीक है, नहीं निकलेगा तो बताना, मैं आपको बता दूंगी। क्वेश्चन है 0 सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ है, उसे वाष्प में बदलना है। तो इसको पहले आप ऐसी डायग्राम बना लेना, डायग्राम जैसे मैंने बनाया। उसके बाद जहाँ पर आपने विशिष्ट उष्मा दिया है वहाँ पर विशिष्ट उष्मा का सूत्र लगाना, जहाँ पर आपने गुप्त उष्मा दिया है गुप्त उष्मा का सूत्र लगाना, सारे मान पुट करना, फिर जो आंसर आएगा उसको जोड़ देना, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक बार और क्वेश्चन बोल देते हैं। 0 सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ है, इसे वाष्प में बदलना है। ठीक, ये हुआ। तो अब हम देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मान लो कि कोई जो क्या कहा जाए, M1 ग्राम का कोई वस्तु है।
जिसका तापमान T1 है और M2 ग्राम का कोई वस्तु है जिसका ताप T2 है। इन दोनों को मिला दिए तो एक मिश्रण बना जिसका ताप कितना है, T है। तो इसी ताप को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। उसके लिए एक सूत्र है, फिर उसको सूत्र देखेंगे, फिर उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। मैंने क्या कहा, माना कि एक T1 ताप का M1 ग्राम का एक वस्तु है, ठीक। दूसरा है एक T2 ताप का M2 ग्राम का एक वस्तु है, ठीक। इनको हम आपस में क्या किए, मिला के T ताप का एक वस्तु प्राप्त किए। तो ये इसी T ताप को हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए सूत्र क्या है, उसके लिए सूत्र है M1 S1 इंटू T1 माइनस कैपिटल T इक्वल टू M2 S2 इंटू कैपिटल T माइनस स्मॉल T2, ठीक। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए, ठीक। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले हमने क्या किया है कि दो अलग अलग ताप की वस्तु लिए हैं जिनकी मात्रा M1 M2 है, उनको मिला दिया तो उनका ताप T होगा। यही T ताप बताना है कि यही जो T है वो कितना ताप है, यही हमको बताना है। क्वेश्चन से माध्यम से हम और अच्छे से समझ लेंगे इसको, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 40 ग्राम खौलता जल को 20 ग्राम ऐसे जल में मिलाते हैं। 40 ग्राम खौलता जल को 20 ग्राम खौलते जल को 20 ग्राम खौलता जल को 20 ग्राम खौलता जल को 40 ग्राम ऐसे जल में मिलाते हैं, ऐसे जल में मिलाते हैं जिसका तापमान 40 सेल्सियस है। क्या है, जिसका तापमान क्या है, 40 सेल्सियस है। तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, जो हार्मोनियम में मान रखेंगे बचेगा T, उसी का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है, M1 इक्वल टू है 40 ग्राम और जो T1 है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। क्योंकि यहाँ पर खौलता जल, जब जल क्या होता है, बॉइल होने लगता है, उसमें उबाल आने लगता है तो उसका टेम्परेचर पहुँच जाता है 100, क्योंकि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं दिया है तो खौलता शब्द से आपको समझना पड़ेगा कि ये जो ताप है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो M2 क्या दिया है, M2 दिया है 40 ग्राम, ठीक है। फिर T2 क्या दिया है, ये दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक, 40 डिग्री सेल्सियस। 20 ग्राम ऐसा जल, ये है 20, ठीक। ये क्या है, ये 20 है। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो फार्मूला है वो क्या है, M1 S1 इंटू
T1 माइनस कैपिटल T इक्वल टू M2S2 इंटू कैपिटल T माइनस स्मॉल T2। ठीक, तो M1 कितना है 40 है और S1 मतलब ये जल है, तो जल का जो विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है 1। ठीक, अब T1 का मान 100 है और माइनस कैपिटल T इक्वल टू M2 का मान कितना है 20 है, T2 का मान है और S2 का मान जल है तो ये 1 हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा जल का क्या होता है 1 होता है, जल का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है 1 होता है। अब T माइनस ये T2 हो जाएगा 40। ठीक, ये हुआ, ये कटा तो 1 2 2 दूनी 4, ये हो गया 200, ये 2 का गुणा अंदर गुणा है, एक जगह माइनस है तो T से गुणा हो जाएगा तो माइनस 2T आ जाएगा। ठीक है, ये बचा T माइनस 40। अब ये T प्लस 2T, ये जो 2T है उसको हम इधर पक्ष में रखिए, ये माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये T यही रहेगा और इस 40 को हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 40, ये माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा। 3T इज इक्वल टू, अब T ये है इसका गुणक संबंध, इधर जाके क्या हो जाएगा ये हो जाएगा भाग, इसका आ जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। सबको मिलाने के बाद T कौन सा तापमान हमको प्राप्त होगा 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा मतलब क्वेश्चन है, उसको आप नोट करिए, आप इसको बनाइएगा। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस वाले 60 डिग्री सेल्सियस वाले 40 ग्राम जल को 20 सेल्सियस वाले 80 ग्राम जल में मिलाने पर मिश्रण का तापमान क्या होगा। ठीक, मिश्रण का तापमान क्या होगा 60 डिग्री सेल्सियस वाले 40 ग्राम जल को 20 डिग्री सेल्सियस वाले 80 ग्राम जल में मिलाते हैं तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। ठीक, एक बार और सुन लो, 60 सेल्सियस वाले 40 ग्राम जल को 20 सेल्सियस वाले 80 ग्राम जल में मिलाते हैं तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। आप इसको बनाइएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा। अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। 1 मिनट वीडियो चल रहा है कि नहीं मैं चेक कर लेती हूँ। वीडियो चल रहा है। अब हम ये क्वेश्चन और देखेंगे, न्यूटन का कूलिंग लॉ देखेंगे और वाष्पन एवं विकिरण देखेंगे। ठीक है, तो न्यूटन का जो कूलिंग लॉ है वो क्या कहता है कि किसी भी वस्तु का ठंडा होना, क्या बोल रहा है, किसी भी वस्तु का ठंडा होना वातावरण पर निर्भर करता है। कोई भी वस्तु का ठंडा होना वातावरण पर निर्भर करता है, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हम सब्जी बनाएं, अभी ठंडी का दिन आ गया है तो देखना सब्जी क्या होगा, गर्मी के दिन की अपेक्षा अभी ठंडी के दिनों में जल्दी ठंडी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। ठीक है, उसको हम बिना गर्म किए नहीं खा सकते। लेकिन गर्मी के दिनों में देखना कि सब्जी जो लेट से ठंडा होगा और उतना ज़्यादा ठंडा नहीं होगा। ठीक, उसको हम बिना गर्म किए कभी कभार खा भी सकते हैं। ठीक, कि आज नहीं करते गर्म, लेकिन ठंड के दिनों में इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि हम उसको बिना गर्म किए नहीं खा सकते। ठीक है, यही बोल रहा है कि किसी भी वस्तु का ठंडा होना किसमें निर्भर करता है, वातावरण पर निर्भर करता है। बरसात के दिनों में भी अगर पानी लगातार गिर रहा है तब ठंड जैसा थोड़ा लगने लगता है, उस समय भी क्या होता है, सामान जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक, यही मतलब बोल रहा है कि वस्तु का ठंडा होना वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक, और यदि कोई वस्तु का टेम्परेचर मान लो कि 100 है, ठीक है, 100 से उसको 90 डिग्री सेल्सियस में आने पर 10 मिनट लगता है, तो 90 से 80 डिग्री सेल्सियस में आने पर उसको मान लो 15 मिनट लगा। क्या बोले मैंने, 100 से 90 डिग्री तक आने में कितने लगा, 10 मिनट लगा। तो 90 से 80 डिग्री आने पर अगर उसको 15 मिनट लगता है, ये क्या दर्शा रहा है कि
कि तापमान में कमी क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, भिन्न भिन्न तरीकों से होता है। हो सकता है 80 से 70 में आने में इसको 5 मिनट का समय लगे, हो सकता है कि 70 से इसको 60 में आने में फिर 20 मिनट का समय लगता है। ये बोल रहा है कि तापमान में जो कमी हो रहा है वो तो वातावरण पर निर्भर करता है, और जो कमी है वो एक निश्चित वे में कम नहीं होता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। पहले पहले जल्दी हो रहा हो वातावरण में कमी, मतलब जल्दी जल्दी कम हो, 10 मिनट में हो रहा हो, फिर 5 मिनट हो जाए, फिर 2 मिनट हो जाए ऐसे, या तो फिर अचानक बढ़ने लगे। तो यही बोल रहे हैं कि वातावरण में जो तापमान में जो कमी होती है वो एक निश्चित नहीं होती, भिन्न भिन्न रूप में होती है। जैसे अभी 10 हो गया, फिर 15, ठीक, बढ़ रहा था, अब अचानक से कम हो गया, फिर अचानक से एकदम बढ़ गया, ठीक। ये क्या बता रहा है, भिन्नता को दर्शा रहा है, ठीक। तो न्यूटन का कूलिंग लॉ के लिए आप जो मैं बताया उसको उससे नोट कर लीजिएगा कि किसी वस्तु का ठंडा होना वातावरण पर निर्भर करता है, ठीक। और वस्तु के तापमान में कमी यदि वो 100 से 90 डिग्री में 10 मिनट में आ रहा है तो 90 से 80 डिग्री और 5 मिनट में आएगा। मतलब इनके जो तापमान में है कमी आने में क्या होता है, भिन्नता होता है, एक निश्चित वे में या एक निश्चित तरीके से ये कम नहीं होते, ठीक। अब न्यूटन के कूलिंग लॉ का एक सूत्र है, उसको आप लिखिए, फिर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसका न्यूटन का कूलिंग लॉ का सूत्र क्या है, इसका सूत्र है क्या होता है, Q1 माइनस Q2 बाई टी इक्वल K इंटू Q1 प्लस Q2 बाई 2 माइनस थीटा। ये क्या है, ये न्यूटन का कूलिंग लॉ का सूत्र है, ठीक। जहाँ Q1 Q2 किसी वस्तु के तापमान में जो कमी आ रहा है उसको दर्शाता है कि पहले 90 से क्या हो गया, 80 हो गया, ठीक है। और ये टेम्परेचर को बताएगा कि ये पहले 90 से क्या हुआ, 80 हुआ किसी वस्तु के तापमान को। और ये T1 उसमें इन दोनों में जो कमी आएगा 80 से जो 70 पहुंचने में जो समय लग रहा है वो क्या है, T है। ये भी वो मतलब अंतर को ही बताएगा, दोनों ताप के अंतर को। और ये थीटा क्या है, रूम का टेम्परेचर है, ठीक। तो अब हम इसको क्वेश्चन देखते हैं। किस 80 से 70 होने में 10 मिनट लगता है, ठीक। किसी वस्तु के ताप को 80 से 70 होने में 80 से 70 होने में 10 मिनट लगता है। क्या लगता है, 10 मिनट लगता है। तो 70 से 60 होने में 70 से 60 होने में कितना समय लगेगा, 70 से 60 होने में कितना समय लगेगा जब रूम का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। जब रूम का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। तो हम मान रखते हैं, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू 80, Q2 इज इक्वल टू 70, T इज इक्वल टू 10, ठीक। और थीटा क्या है, रूम का ताप है, ये 30। इतना दिया है हमको, इतना हम लिख दिए हैं। अब हम क्वेश्चन में मान पुट करेंगे, ठीक है। 80 माइनस 70 बाई 10 इक्वल टू K, और यहाँ पर है 80 प्लस 70 बाई 2 माइनस
30। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 10 ही आएगा, 10 कटेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक, 80 में से 70 जाएगा, 10 बचेगा, नीचे भी 10 है, 10 एकम 10 कट गया। अब इसको जोड़ते हैं, इतना आया -60/2 लघुत्तम लिया है। ठीक है, ये दोनों को जोड़े हैं तो कितना आएगा, 150 आया। ठीक है, और लघुत्तम लिए, इसके नीचे में क्या है, 1 है। ठीक, तो इसको हम भाग देंगे तो 1 दूनी 2 ही होगा, और ऊपर जाके क्या होगा, 2 से गुणा हुआ तो क्या हुआ, 60 आ गया। ठीक, अब ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90/2। ठीक, अब इधर पक्षांतर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/90 = k, ये जाएगा 1/45। ठीक, यहाँ से हम इसको माइनस किए तो ये 90/2 है, 2 से k के साथ इसका किसका कैसा संबंध है, गुणा का। इधर भागशांतर किए तो ये उलट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, 2/90 आ जाएगा, इसको भाग देंगे 1/45 आएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौका 8। ठीक है, अब 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचा, ये 2 पंचे 10 ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अब k का मान रखेंगे। ठीक है, k का मान हमारे पास पहले ने दिया था, अब k का मान दे दिया है। क्या पूछा है, किसी वस्तु के तापमान को 80 से 70 होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो 70 से 60 होने में कितना समय लगेगा। 70 से 60 वाला पूछा है, अब हम 70 और 60 वाले को रखेंगे। ठीक है, जो मान है, जो फार्मूला है उसमें, ठीक, ये क्या है, टी है। हमको यहाँ पर टी का मान दिया था, 80 से 70 होने पर 10 मिनट लगते हैं, 70 से 60 होने पर कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है, तो हमको यहाँ पर टी का मान नहीं दिया है। ठीक, ये का मान है 1/, यहाँ पर बाई कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर रूम का तापमान कितना दिया है 30। ठीक, जल्दी करते हैं, मेरे घर के पास 12 बजने घर जोर जाए, क्योंकि गौरा गौरी का समय है ना, इसलिए इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ठीक, 10/t इक्वल, अब इसमें से जाएगा कितना बचेगा, 70 बचेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 10/t = इसको पोस्टर फॉर्म तोड़ते हैं। ठीक, अब 5 में 45। ठीक है, और 5 एकम 5, 6 7 8, 5 चौक 20, ये हुआ 5 चौक क्या किए हैं, 5 एकम 5 किए हैं। ठीक है, 2 बचा, 20 हुआ, 5 चौक 20, 1 कट गया। अब ये 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 ऐसे कटा। अब टी को इधर पक्षांतर करेंगे, कहाँ पर बता रही हूँ, इधर देखो। ठीक है, टी को क्या किए हैं, इधर भेज दिए हैं, टी इधर चला गया है, इधर बचा है 10, और ये जो 9 है वो ऊपर आएगा, और 7 है वो नीचे जाएगा। ठीक, तो टी इक्वल क्या हो जाएगा, 90/7। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका टी इक्वल टू आ जाएगा 12/8। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 12/8। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो आप क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो समझ नहीं आ रहा है उसको कमेंट में पूछिए। थैंक यू।